हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 के ऊपर डिस्कस करने चाह रहे हैं और चैप्टर 7 में जो आपको पढ़ना है वो है इवोल्यूशन। हम और आप दोनों जानते हैं कि हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो वन बाय वन करके चैप्टर का एनालिसिस करते हैं और जब चैप्टर पर स्टडी करते हैं तो हमारे चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू बोर्ड वो सारे क्वेश्चन का मैं वन बाय वन करके एनालिसिस करूंगा। आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको पता है कि उसमें बहुत सारे आंसर है जो गलत है क्योंकि उसका कंक्लूजन आपके पास मौजूद नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो यहां पर चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे का आंसर मैं दूंगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक से जो है एनसीईआरटी। तो गाइज इस 7 चैप्टर में बिहार बोर्ड में पूछे गए 2022 और 2021 मतलब 2 ईयर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो गाइज बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना लेकर इसका आंसर का नाम। तो शुरू हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना और ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ गया है। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करोगे, एक बार ट्राई करोगे मतलब सॉल्व करने का, एंड देन हम लोग इसको डिस्कशन में लाएंगे। वीडियो को गाइज पास से हटा दो आप, क्योंकि अब हम लोग आंसर की तरफ चल रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने कि ह्यूमन हैंड, विंग्स ऑफ बैट्स एंड फ्लिपर ऑफ वेल्स, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ह्यूमंस का हैंड हो गया, बैट्स का क्या बोलते हैं विंग्स हो गया, और तीसरा फ्लिपर ऑफ क्या वेल्स। अगर मैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर के स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो ह्यूमन हूं, मेरे हैंड्स को भी ले सकते हो। यहां पर बोन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजियस। यही बोन्स, इसी टाइप का स्ट्रक्चर जो एनाटॉमिकली सिमिलर होगा ये बैट्स में भी पाया जाएगा। लेकिन हमारा काम यानी हमारे हैंड का काम क्या है, खाने का, लिखने का। लेकिन बैट्स का जो विंग्स है वो क्या काम करता है, लिखने खाने का तो नहीं काम करता बल्कि फ्लाई करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे बात करूं किसका, तो ये स्ट्रक्चर है आपका वेल्स का। और वेल्स क्या चीज के लिए हेल्प करेगी, तो तैरने के लिए। तो ये तीनों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शनली ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। आपको डेफिनेशन भी याद रखना पड़ेगा होमोलोगस ऑर्गन का, क्योंकि क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फिलहाल अभी वैसा याद रखना है आपको कि वो जिसका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, ऐसे को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है गाइस, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लोगे। वैसे आपका ये भी आंसर आई होप सो सही बना होगा, लेकिन समझना है अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कहता है ट्राइटिकम एस्टिवम। यू नो द नेम ऑफ ट्राइटिकम एस्टिवम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट। तो इस व्हीट के बायोलॉजिकल नेम में अगर हम चलते हैं तो हमसे कह रहा है कि भैया क्रोमोसोम कितना होता है, 42 क्रोमोसोम होता है सर व्हीट में। तो जवाब है गाइस नहीं। अगर मैं इस व्हीट में निकाल कर मतलब काउंट करूं, किस चीज को काउंट करने जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर गाइस अगर मैं इसके सेल को निकाल रहा हूं तो इसके सेल में टोटल 7 पेयर क्रोमोसोम होंगे। इस तरह से कितने क्रोमोसोम होंगे, 7 क्रोमोसोम होंगे। 7 क्रोमोसोम का मतलब 7 पेयर क्रोमोसोम होंगे। अगली बात समझिएगा, जब भी क्रोमोसोम होता है तो हम उसे 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यहां 2n रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये डिप्लॉइड कह रहा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपसे कहा हेक्सापोलाइट। क्या कहा, हेक्सापोलाइट। n का मान तो यहां पे गाइज आपके लिए 7th होगा, और 2 किसके कंडीशन में, जब डिप्लॉइड का कंडीशन होगा, 3 किस कंडीशन में, जब ट्रिप्लॉइड होगा, और 4 किस कंडीशन में, जब टेट्रापोलाइड होगा, 5 किस कंडीशन में, जब पेंटापोलाइड होगा। लेकिन यहां क्या कहा, हेक्सापोलाइट मतलब 6 into n, और 6 तो हेक्सापोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा n, n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ व्हीट। तो आप याद रखेंगे 7 एंड द राइट आंसर इज 42। बात समझ में आई। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 क्रोमोसोम होगा। जितना वो वर्ड यूज करेगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर दोगे। आपको पता है कि 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और ये हेक्सा। यहां पे जो यूज किया हेक्सापोलाइड यूज किया। तो हेक्सा के लिए हमने n का मान रखा कितना, सॉरी हेक्सा के लिए मान क्या रखा 6, और n का मान कितना रखा 7, क्योंकि 7 नंबर क्रोमोसोम होते हैं किसमें, व्हीट में। आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, दोबारा अगर क्वेश्चन पूछा टेट्रापोलाइड का तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना, 7 into 4। ठीक है, चलो ये हो गया गाइस।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाय। इवोल्यूशन ऑफ मैन में आपको पता है कि रैमापिथेकस, सिविपिथेकस, इस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन होते चला जाता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमें फॉसिल्स मिले हैं, क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन पीछे जाकर तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है कि जो फॉसिल्स मिलते हैं, मतलब जमीन के अंदर जब खुदाई होती है तो कुछ ढांचे मिलते हैं और उस ढांचे में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कितना साल पुराना है, तो उसके लिए हम लोग एज डिटरमाइन करते हैं। वैसे एज डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड का यूज किया गया है, लेकिन आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा कि इवोल्यूशन ऑफ मैन का अगर आप क्या डिसाइड करोगे, एज डिसाइड करोगे, तो ऐसे केस में आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे, रेडियो एक्टिव डेटिंग। याद रहे कार्बन डेटिंग मेथड भी होता जरूर है, लेकिन यहां इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के लिए हम यूज करेंगे किसका, रेडियो एक्टिव डेटिंग का। क्लियर? तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। याद रखने वाली बात है, अगर ये बात आपको याद रहेगी तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हाँ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कोई पॉट है, तो उसके लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे ह्यूमन वाले के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बस थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, और ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने रहा, सीनोजोइक ईरा इज नोन एज। मैं आपको बता दूं कि ईरा क्या होता है। ईरा के बाद एपोचेज आता है, एपोचेज के बाद पीरियड आता है। एपोचेज आप छोड़ दो, आप दो चीज को याद रखना है जो मैं यहाँ टाइम स्केल दे रहा हूं। वैसे इसको मैं कह रहा हूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आपको भी वही कहना, कुछ नया नहीं कहना। क्या कहना? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ध्यान देना, 3 जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसका नाम है पहला कौन, पैलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक और तीसरा है सीनोजोइक। 3 ईरा है। कौन कौन सा ईरा? पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। यहां तक क्लियर? इस ईरा के अंदर बहुत सारे पीरियड आते हैं। पीरियड में जैसे कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये इतने सारे पीरियड किसमें आएंगे, पैलियोजोइक में। दूसरा है मेसोजोइक। मेसोजोइक में आपका स्टार्ट होगा ट्राइसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। क्लियर? एंड देन सीनोजोइक, जिसमें स्टार्ट होगा पैलियोजोइक, न्यूजोइक एंड क्वाटरनरी। अब सवाल ये उठता है कि हर पीरियड में एक एक इवोल्यूशन होता है। मैं आपको बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। कौन सा पीरियड? द पीरियड इज कॉल्ड ट्राइसिक। ट्राइसिक पीरियड में जनरली इवोल्यूशन होता है किस चीजों का? रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन होता है, और ये रेप्टाइल्स जो कभी छोटे छोटे हुआ करते थे काफी बड़े हो जाते हैं, और ये सारे हमें मिल जाते हैं कौन से पीरियड में? जुरासिक पीरियड में। अगर मैं जुरासिक पीरियड में चलूं तो जुरासिक पीरियड में क्या देखूंगा? बड़ा बड़ा डायनासोर, लेकिन मैं पीछे तो नहीं जा सकता। चलो ठीक, तो ट्राइसिक पीरियड में इवोल्यूशन हुआ रेप्टाइल्स का, और रेप्टाइल्स किसमें चेंज हो गया? तो सारा रेप्टाइल चेंज हो गया बड़े बड़े डायनासोर्स में। लेकिन क्रीटेशियस पीरियड जैसे आता है तो यहां पर जो भी डायनासोर्स थे, बड़े रेप्टाइल्स थे, सब खत्म हो गए। अब ये इवोल्यूशन होने वाला है बर्ड्स का और किसका? मैमल्स का, और हम लोग यहां पर इवॉल्व करते हैं। जनरली इससे पहले तक के पीरियड में अगर आप प्लांट्स में चलोगे तो प्लांट्स में जनरली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट यहां पे ज्यादा इवॉल्व किए, लेकिन जैसे सीनोजोइक एरा में हम लोग पैलियोजीन में जाएंगे, यहां पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब फ्लोरिंग प्लांट्स का इवोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? सीनोजोइक एरा इज नोन एज। गाइज याद रखना, यहां से यहां तक बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है ये, ठीक है। तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना है। वैसे एनसीईआरटी में इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ और ज्यादा, इसलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन में बात करेंगे कि सीनोजोइक एरा में हम लोग देखते क्या है। तो सीनोजोइक एरा में मैमल्स का इवोल्यूशन होता है, यानी हम लोगों का, जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया था। मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन इस से स्टार्ट होता है। कौन सा? पैलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी। क्लियर? तो हम लोग जो है वो सीनोजोइक एरा में आते हैं। तो आ गया एज ऑफ मैमल्स। तो सर एज ऑफ मैमल्स तो यहां भी, लेकिन एक और चीज देखो, एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन मैंने अभी कहा कि ट्राइसिक पीरियड में हुआ था, और जुरासिक पीरियड आते आते वो डायनासोर की तरह बड़ा बड़ा बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो नहीं होने वाला। अगला क्या था? मॉडर्न फ्लोरा। अभी के टाइम में जितने भी हमें फ्लावर मिल रहे हैं उन सारे का इवोल्यूशन इन सारे पीरियड में नहीं होता है, पैलियोजीन में आकर के होता है। तो आप याद रखेंगे मॉडर्न फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फ्लावर। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है, अगला मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, मैं हट जा रहा हूं, चलो स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा बात कह रहा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक होता है जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सबसे पहले मैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा एंड देन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो दो तरह के इवोल्यूशन होते हैं, एक जिसे डाइवर्जेंट कहते हैं, दूसरा जिसे कन्वर्जेंट कहते हैं। अब ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को कैसे समझेंगे, मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि होमोलोगस ऑर्गन जो है वो एग्जांपल आपका बनता है कन्वर्जेंट, और एनालोगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट, सॉरी गलती बोलती है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट का एग्जांपल है, तो एनालोगस ऑर्गन किसका, कन्वर्जेंट का। तो गाइज ये होता क्या, सबसे पहले हम समझेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ट कर जाना, इन द सेंस organ having same structure but perform different function is called homologous organ। ये तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि वो ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, तो ऐसे को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। कहता है when the same structure develop along different direction due to adaptation to different, this is called divergent evolution, मतलब डाइवर्ट कर गया। अभी मैंने 3 एग्जांपल आपको दिखाया था, 3 एग्जांपल में मैंने कहा था ह्यूमन हैंड्स, हमारा हैंड्स है, दूसरा है बेटा कौन, फ्लिपर्स किसका, वेल्स का, और तीसरा है बैट्स ऑफ क्या बोलते हैं, विंग्स। क्लियर, ये 3 चीजें हैं, तीनों में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कि बैट्स पहले उड़ता नहीं था और वेल्स पहले तैरती नहीं थी, वो सारे लैंड पे ही रहते थे, अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए, खाने के लिए। देन आफ्टर वेल जो थी वो कहां जाके रहने लगी, पानी के अंदर। अब इस हाथ का खाने पीने में तो इस्तेमाल नहीं होगा, सबसे ज्यादा जरूरत है तैरने के लिए, तो उसने अपने आप को, उसके हैंड में मॉडिफिकेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ और वो तैरना स्टार्ट कर दी, मतलब वो क्या कर गई, वो आपका डाइवर्ट कर गई, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बदलाव आया और वो तैरना स्टार्ट कर दी। वही बैट्स क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका जो इस्तेमाल पहले वो चलने फिरने में कर रहा था और वो उड़ने में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें विंग्स टाइप का बन गया, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अभी भी क्या है, सेम है। और हम लोग जो इस तरह से कभी चलते थे, मतलब अपने हाथ का इस्तेमाल पहले हम लोग चलने में यूज किया करते थे, इसलिए ये कभी हम लोगों का बड़ा हुआ करता था, जैसे रैमापिथेकस, शिपपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इन सब को आप देखोगे तो इसमें ये चीज ज्यादा बड़ा होता था, जिसको हिंड लिम्स कहते हैं, लेकिन फोर लिम्स, ठीक है सॉरी, फोर लिम्स बड़ा होता था, हिंड लिम्स छोटा होता था। हिंड लिम्स कहते हैं पांव, क्लियर, क्योंकि हम लोग इस तरह से झुक कर चलते थे, ठीक है। तो इन द सेंस उसी का इस्तेमाल हम लोगों ने लिखने में, खाने में, बंदूक चलाने में, इन सारी चीजों में करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे अंदर इवोल्यूशन कुछ अलग टाइप का हो गया। तो ये तीनों अलग अलग जगह जा करके क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, इसलिए एग्जांपल हो जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। एक बार फिर से समझेंगे, व्हेन द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन, अपने एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेता है, डिफरेंट नीड्स, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब आते हैं गाइस, दूसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या कहता है, सबसे पहले यहां पे एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। अगर आप विंग्स देखो किसका, बैट्स का, चलो ठीक है बैट्स का विंग्स देख रहे हैं, और दूसरा विंग्स देख रहे हैं किसका, बर्ड्स का। तो बर्ड्स का जो विंग्स होता है वो फेदर्स का बना होता है, मतलब हल्का होता है, पंखड़ी लगी होती है, लेकिन बैट्स का अगर विंग्स देखोगे तो उसमें पंखड़ी नहीं लगी होती है। दूसरा, अगर आप बटरफ्लाई का भी विंग्स देख रहे हो तो तीनों का विंग्स एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये तो आपको पता है। ये क्या हो गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन तीनों का सेम है। बैट्स भी उड़ने में हेल्प करता है, मतलब अपने विंग्स से, और दूसरा बर्ड्स भी उड़ने में ही हेल्प करती है, और बटरफ्लाई भी उड़ने में ही हेल्प करती है। तीनों का काम एक ही हुआ कि तीनों उड़ने में हेल्प करता है, लेकिन तीनों का फंक्शन सेम होने के, फंक्शन सेम हुआ, लेकिन बेटा स्ट्रक्चर तीनों का सेम नहीं है। तो वही कहता है, उसी को हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन आपका एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। इन द सेंस बटरफ्लाई जो अभी उड़ रही है, कभी ये नहीं उड़ती थी, ऐसे समझ लो आप, और वो क्या हुआ कि उसको आकर पकड़ना स्टार्ट कर दिया, कौन, तो उसको आई बर्ड्स, बर्ड्स पकड़ करके लेके चली गई। तो उसने अपने अंदर अपने आप को इस तरह से इवॉल्व किया कि वो उड़ना सीख ले, ताकि किससे बच जाए, बर्ड से बच जाए।
क्लियर। तो इन द सेंस उसने क्या किया, अपने आप को कन्वर्ट किया, वो फीचर उसके अंदर नहीं था लेकिन उसने वो फीचर्स लाया किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो ऐसे को हम नाम देते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉगस ऑर्गन आपका एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। व्हेन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व, ठीक है, ऑफ द सेम फंक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चर इवॉल्व करके एक काम करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द सिमिलर हैबिटेट, एक हैबिटेट में आने के बाद, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब स्क्विरल हमारे आसपास भी मिलती है। अब इस स्क्विरल में बहुत सारे ऐसे स्क्विरल है जो फ्लाई कर सकती है, क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। तो एक स्क्विरल जो फ्लाई नहीं कर रही है, दूसरी स्क्विरल फ्लाई कर रही है। तो फ्लाई करने वाले स्क्विरल को अगर हम कंपेयर करेंगे बर्ड से तो दोनों फ्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, दोनों में डिफरेंसेस ये आ रहा कि भैया दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जांपल बन सकता है, ये एग्जांपल बन सकता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेगी, उसके हिसाब से चलेगी। तो ये दो का आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे। आई होप सो ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हो गया गाइस स्क्रीनशॉट। तो चलो ये तो क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 2022 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बाकी रहा 2021। तो उसका भी क्वेश्चन आपके सामने मैं लाना चाहूंगा। टोटल 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम लोग समझ लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि पास्चुराइजेशन इज अ हीटिंग। पास्चुराइजेशन के लिए सबसे पहले मैं इनसे मुलाकात करा दूं आपको, और ये है कौन, तो ये है लुईस पास्चर। कौन है, लुईस पास्चर, जो इनका नाम। एक्चुअल में हुआ ये कि लुईस पास्चर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से इनको जाना जाता। बहुत सारा काम माइक्रोब्स के ऊपर इन्होंने किया था। लुईस पास्चर को क्या दिया गया कि ड्रिंक होता है, ड्रिंक मतलब अल्कोहल, शराब जिसको कहते हैं। होता क्या था कि लोग जहाज में सफर करते थे, खासकर यूरोपियन कंट्री के लोग, तो वो लोग अपने साथ जो ड्रिंक लेकर के जाते थे, शराब लेकर के जाते थे। कुछ समय तक तो शराब रहता था लेकिन कुछ समय के बाद वो शराब खराब हो जाता था। तो उन लोगों ने मिलकर किससे, लुईस पास्चर से बोला इसका कोई कंक्लूजन निकालने के लिए कि कोई ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें हम क्या कर सके, शराब को ज्यादा समय तक रख सके। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो माइक्रोब्स होता है वो उसमें ज्यादा तरीके से ग्रो कर जाता है कुछ लंबे समय के बाद, जिसके कारण शराब खराब हो जाती है। तो उन्होंने एक टर्म दिया पास्चुराइजेशन, कि किसी भी लिक्विड को अगर आप 100 डिग्री टू एबव गर्म करते हो तो उसमें माइक्रोब्स क्या हो जाता है, मर जाता है और उसको लंबे समय तक हम रख सकते हैं। तो वहां से इन्होंने, लुईस पास्चर साहब ने ये क्या प्रोसेस दिया था जिसका इस्तेमाल अभी के टाइम में मिल्क में सबसे ज्यादा होता है। वैसे देखा जाए तो जब कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है पानी को बॉयल करके पीने के लिए। ये नहीं कि पानी को बॉयल करना पी लेना, नहीं, पानी को बॉयल करना फिर ठंडा करके पी लेना। तो बॉयल करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स है सब मर जाएंगे। ये टर्म किसने दिया था, लुईस पास्चर ने। तो ऐसे प्रोसेस को, जो भी लिक्विड है उसको 100 डिग्री से एबव गर्म करते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो। दूध में जितनी भी दूध मार्केट में अवेलेबल है एज अ फॉर्म ऑफ पैकेट, उसमें लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, क्योंकि इन्होंने ही ये टर्म दिया था। तो आपके लिए ये टर्म बिल्कुल आसान हो गया। पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ कितना, एनी लिक्विड एबव 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, कहानी खत्म गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्या बनाने के लिए, नए स्पेसीज बनाने के लिए। वैसे कंपटीशन, म्यूटेशन और आइसोलेशन, ये भी 3 वर्ड है लेकिन ये छोटे छोटे पहलू को डालता है, लेकिन बड़े पहलू को डालेगा कंटिन्यूअस वेरिएशन। किसी में कंटिन्यू 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 बदलाव आ रहा तो वो बदलाव एक समय के बाद, एक समय सीमा के बाद उसको क्या कर देगा, नए स्पेसीज में चेंज कर देगा। वैसे ये सब छोटे छोटे पहलू में आता है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें कंपटीशन आता है, जहां कंपटीशन होगा, सोर्सेस कम होंगे तो वहां कंपटीशन होगा, कंपटीशन के कारण वेरिएशन आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा म्यूटेशन, ह्यूगो डी वेरिस साहब ने कहा था कि म्यूटेशन के कारण वेरिएशन आता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या है, वेरिएशन। इस बात को नहीं माना गया। तीसरा है आइसोलेशन, अगर 2 स्पेसीज को हम लंबे समय तक अलग कर देते हैं तो कहा जाता है कि वो स्पेसीज एक सर्टेन समय के बाद दोनों एक दूसरे से अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, जो एक नया स्पेसीज बना देगा। लेकिन इसमें भी उतनी ऑथोरिटी नहीं है।
न्यू स्पेसीज बनाने का सबसे ज्यादा ऑथोरिटी क्या है? वेरिएशन। वो भी कौन सा वेरिएशन? कंटिन्यू वेरिएशन। तो आंसर होगा गाइस डी। क्लियर? अगला मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे किताब में बहुत सारे आंसर दिए गए हैं और बहुत सारे बच्चे ने हमारे क्लास में भी डिस्कस किया कि सर ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो मैंने सारे का कंक्लूजन आपको दे दिया, इसलिए आपको आंसर में कुछ नहीं सोचना रिलेटेड टू एनसीईआरटी। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा जो है वो है इकिडना। इकिडना को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है इकिडना, ये एक्चुअल में अंडे देता है। तो देने दीजिए सर, ऐसा क्या है? ये अंडे देने के बाद जो इसका बच्चा होता है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। और मैमल्स में प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अंडे दे। मैमल्स में प्रॉपर्टी है कि मैमल्स विविपेरस होता है, वो बच्चे को जन्म देता है और बच्चे को दूध पिलाता है। लेकिन ये बच्चे को जन्म नहीं दे रहा बल्कि अंडे दे रहा, और अंडे से जो बच्चे निकल रहे हैं उसको दूध पिला रहा, और दूध पिलाने की वजह से ये किसमें कैटेगराइज हो गया? तो ये कैटेगराइज हो गया मैमल्स में। मैमल्स के अलावा ये अंडे देने के कारण ये क्या कहलाया? ये चला गया रेप्टाइल्स में। क्लियर? अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखे थे क्या रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन लास्ट हुआ, उसके बाद हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो ये हमें कनेक्टिव लिंक बता रहा है। किसका कनेक्टिव लिंक? कि जो रेप्टाइल्स है वो इवॉल्व करके किसमें चेंज हुआ? मैमल्स में। खैर इस बात को छोड़ते हैं फिलहाल। ये कनेक्टिव लिंक है इकिडना किसका? मैमल्स का और रेप्टाइल्स का। और याद रखिएगा ये इकिडना एग लेइंग मैमल्स है, मतलब अंडे देता है और अंडे से जो बच्चे निकलते हैं बच्चे को दूध पिलाता है। क्लियर है? चलो, तो कहता है इकिडना इज, तो जवाब है कनेक्टिव लिंक। किसका किसका कनेक्टिव लिंक? मैमल्स का और रेप्टाइल्स का। क्लियर गाइस? चलो, होना भी चाहिए क्लियर। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ में आएगा? लगभग चीज तो आपको समझ में आ ही गई। तो गाइज आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के लिए थैंक यू एंड